अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हुसामुद्दीन है और आप इस्लामी साइंसी मुजज़ात देख रहे हैं। आज हम डॉक्टर मोरिस बुकाइल की मुतासिर किन कहानी के बारे में बात कर रहे हैं। मोरिस बुकाइल एक फ्रांसीसी वालिदैन के यहाँ पैदा हुआ था और अपने खानदान की तरह वो भी एक ईसाई पला बढ़ा। अपनी देखते हुए तालीम के बाद इन्होंने फ्रांस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में शमूलियत इख्तियार की। बाद में वो जदीद फ्रांस में अब तक का सबसे मशहूर और होशियार सर्जन बन गया, लेकिन एक कहानी ने इनकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया। फ्रांस आसार कदीमा और वर्से में अपनी मुनफरिद दिलचस्पी के लिए जाना जाता है। जब 1981 में फ्रांस के सोशलिस्ट सदर फ्रांसवा मिटेरांड ने इक़्तिदार संभाला तो फ्रांस ने उसी की दुहाई के आखिर में मिस्र के फरून की मम्मी के लिए कहा ताकि वो यादगारी और परासी सनक के तजर्बात का सिलसिला करे। दरअसल मिस्र के सबसे बदनाम जालिम की लाश फ्रांस मुंतकिल कर दी गई और अजीब बात यह है कि फ्रांसीसी सदर और इसके वज़रा और मुल्क के आला हुक्काम फरून की लाश को ले जाने वाले तैयारे के करीब कतार में खड़े होकर इसके सामने इन सजदा रेज हो गए जैसे वो अभी तक मौजूद हो जिंदा। मिस्र के फरून के लिए शाही जैसे इस्तकबाल की तकरीबात खत्म होने के बाद जालिम की मम्मी को तकरीबन उसी सुर्खकालीन के इस्तकबालिया अंदाज में ले जाया गया जिस तरह उसने इस्तकबाल किया था। इसके बाद इस मम्मी को फ्रांसीसी यादगार मरकज के एक खुसूसी विंग में मुंतकिल कर दिया गया और मारूफ आसार कदीमा के माहिरीन, सर्जन्स और अनाटोमिस्ट ने इसके इसरार को जानने की कोशिश में इस मम्मी पर तहकीक शुरू की। फरून की इस मम्मी पर तहकीक के इंचार्ज सीनियर सर्जन और साइंसदान प्रोफेसर मोरिस बुकाइल थे। जब प्रोफेसर्स मम्मी की बहाली में मसरूफ थे, उनका सरबराह मोरिस बुकाइल दूसरी सूरत में सोच रहा था। वो ये जानने की कोशिश कर रहा था कि इस फरून की मौत कैसे हुई। जब रात गए, उसने अपने आखिरी तज्जियों का नतीजा अख्ज़ किया। उसके जिस्म में नमक की बाक़ियात इस बात का चमकदार सबूत थी कि वो डूब गया था और इसके डूबने के बाद इसकी लाश को तेजी से समंदर से निकाल लिया गया था। ये भी जाहिर था कि वो इसके जिस्म को ममी करने के लिए भागे थे ताकि इसका जिस्म बरकरार रहे। लेकिन मोरिस बुकाइल ने एक सवाल पर हैरत का इजहार किया। ये लाश दूसरे कदीम मिस्रियों की दीगर ममी शुदा लाशों को छोड़कर समंदर से बरामद होने के बावजूद वो कैसे बरकरार रहा। मोरिस एक हतमी रिपोर्ट करने में मसरूफ था जब ये सोच रहा था कि क्या फरून की लाश समंदर से बरामद हुई और उसके डूबने के फौरन बाद ममी कर दी गई। लेकिन इसकी कंपनी में से एक ने इसके कान में सरगोशी की और कहा कि इस मामले में जल्दी करने की जरूरत नहीं क्योंकि मुसलमान कहते हैं कि ये फरून रिक्पानी में हुआ था। पहले तो उसने इस बात को सख्ती से रद्द किया और इस पर यकीन नहीं किया, ये बताते हुए कि इस तरह की दरियाफ्त सिर्फ जदीद और दुरुस्त कंप्यूटर्स के जरिए ही हो सकेगी। उसके साथ आने वाले एक और शख्स ने उसे मजीद हैरान कर दिया जब उसने उसे बताया कि मुसलमानों का कुरान जिसमें वो यकीन रखते हैं वो कहानी बयान करती है जिसमें कहा गया है कि वो डूब गया और इसके डूबने के बाद भी इसका जिस्म बरकरार है। वो मजीद हैरान हुआ और पूछता रहा कि मुसलमानों के कुरान ने ये आदाद व शुमार कहाँ से नकल किए हैं जबकि 1898 तक यानी तकरीबन 200 साल तक ममी दरियाफ्त नहीं हुई थी। चंद अशरे पहले तक मुसलमानों समेत पूरी बनी नौ इंसान को ये मालूम नहीं था कि कदीम मिस्रियों ने अपने फिरौनों को ममी कर दिया था। मोरिस बुकाइल इस सारी रात फरून की लाश को देखता रहा, इस बात पर गहराई से सोचता रहा कि इसके साथ ही महक़क़ ने उसे मुसलमानों के कुरान के बारे में किया बताया है कि ये लाश डूबने के बाद बरामद हुई है, जबकि ईसाइयों की इंजील, मैथ्यू और लूका ने सिर्फ बयान किया है। फरून का किस्सा जब वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा कर रहा था और उनके जिस्म की किस्मत का जिक्र नहीं किया था। क्या ये काबिल एतबार है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके बारे में 1000 साल से ज्यादा पहले मालूम था जबकि मैं अभी उसे जानता हूँ। इसने सोचा। मोरिस ने बेख्वाबी की रात गुजारी और तौरात का एक नुस्खा मांगा, लेकिन उसने सिर्फ बुकाइल की हैरत को मजीद बढ़ा दिया। चूंकि तौरात ने भी ये बयान नहीं किया कि लाश बरामद हुई और प्रोसेसिंग और बहाली की वजह से बरकरार है जिससे ये गुजरा था। फ्रांस ने एक शानदार शीशे के ताबूत में ममी मिस्र को वापस भेज दी, लेकिन चूंकि उसे इस जिस्म की बरकरारी के बारे में मुसलमानों की तरफ से फैलाई जाने वाली कहानी के बारे में इल्म था, इसलिए उसने अपना सामान बांध कर सऊदी अरब जाने का फैसला किया जहां एक तिब्बी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिसमें मुस्लिम अनाटोमिस्ट्स की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। वहाँ उनको अपनी दरियाफ्त के बारे में बताया, यानी फरून के डूबने के बाद भी इसकी लाश बरकरार थी। कॉन्फ्रेंस करने वालों में से एक ने कुरान को खोला और वो आयत पढ़ी जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, तो आज हम तेरे बदन को दरिया से निकाल लेंगे ताकि तू पिछलों के लिए इबरत हो और बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेखबर हैं।
1992 जोश के आलम में वो हाजिरीन के सामने खड़ा हुआ और बुलंद आवाज से कहने लगा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और कुरान पर ईमान लाया है। फ्रांस वापस मोरिस बोकाइल ने 10 साल इस तहकीक में गुजारे कि हाल ही में सामने आने वाले साइंसी हक़ाइक़ जिनका कुरान पाक में जिक्र किया गया है वो किस हद तक मुमासलत रखता है। खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि कुरान कभी भी किसी एक साइंसी हकीकत से मुतसादिम नहीं है, ताकि आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुंचे कि अल्लाह ताला ने कुरान के बारे में फरमाया, झूठ इसके सामने नहीं आता, लफ्जी इसके दोनों हाथों के दरमियान, ना इसके पीछे से। एक की तरफ से एक के बाद दीगरे नाजल होने वाला, हमेशा हिकमत वाला, हमेशा काबिल तारीफ। वो कुरान पाक पर जमीन हिला देने वाली किताब लेकर आए जिसने पूरी मगरिबी रियासतों को हिला कर रख दिया। इस किताब का उन्वान था द बाइबल, द कुरान एंड साइंस, द होली स्क्रिप्चर्स एग्जाम्ड इन द लाइट ऑफ मॉडर्न नॉलेज। किताब बक गई और यहाँ तक कि सैकड़ों हजारों इसका फ्रांसीसी से अरबी, अंग्रेजी, इंडोनेशी, फारसी, तुर्की और जर्मन में तर्जुमा किया गया, जिसमें तकरीबन तमाम मशरिकी और मगरिबी किताबों की दुकानें शामिल हैं। अमेरिका में किसी भी मिस्री, मराकशी या खलीजी शख्स के साथ उसे देखने आया है। अपनी किताब के दीबाचे में मोरिस बोकाइल ने कहा, कुरान ने दूसरे सहीफों को छोड़कर जो साइंसी शोबे कायम किए, इन्होंने मुझे इब्तिदाई में गहरी हैरत से भर दिया, क्योंकि इसने कभी भी मेरे जहन में इतनी बड़ी तादाद में साइंसी मसाइल को नहीं देखा। ऐसा मुतगिर और दुरुस्त तरीका कि वो इस चीज़ का आईनादार हैं जो हाल ही में एक किताब में दरियाफ्त हुई है जो 13 सदियों से मौजूद है। बाइबल, कुरान और साइंस जदीद इल्म की रोशनी में परखा गया मुक़द्दस सहफ़ा ऐसी शानदार तहरीर थी कि साल 1988 में फ्रांसीसी अकेडमी ने इन्हें तारीख में इसका इनाम दिया।